हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 9 को आज हम देखेंगे। यह 9वीं शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व, ये खास करके लीडरशिप से संबंधित है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यह यूनिट का यह भाग जो है वो मुख्य रूप से नेतृत्व, प्रशासन में नेतृत्व की अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके प्रति और भी उसके उपागम, विशिष्टता इत्यादि से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लीडरशिप को समझते हैं और लीडरशिप या लीडर ऑटोमेटिक समझ में आ जाने के बाद फिर और भी बिंदु आसानी से समझ में आ जाएगी। तो लीडरशिप के का एग्जांपल विशेष रूप से अगर एजुकेशनल व्यू में लिया जाए तो एक इंस्टीट्यूशन का जो प्रिंसिपल होता है वह एक लीडरशिप के रूप में होता है। वह एक नेतृत्वकारी व्यक्ति होता है जो अपनी सारी कार्यों को व्यवस्थित रूप से और उस पर नियंत्रित रूप से समन्वित रूप से उसको क्रियान्वित करती है। मतलब टोटली देखा जाए तो अपने सारे कामों को समायोजन करती है, सारे कामों को निष्पादन करती है, सारे कामों को फिनिश करने की वो जो भी क्रिया नीति अपनाती है वो उनका एक लीडरशिप है। अर्थात किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जो क्रियाकलाप की जाती है, जो बिंदुओं का जो जिस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसके अनुसार हम काम को संपादित कर लेते हैं, तो यह नीति जो है यह एक प्रकार की लीडरशिप कहलाती है। तो लीडरशिप का अर्थ हुआ कि एक नेतृत्वकारी व्यक्ति, एक नेतृत्व और लीडर हुआ नेतृत्वकारी व्यक्ति और लीडरशिप उसकी कार्य नीति हो गई, जो उसकी स्ट्रेटजी है काम करने की, वो उसकी लीडरशिप हो गई और वो व्यक्ति जो है वो लीडर हो गया। तो किसी भी संदर्भ में देखा जाए, आज अगर हम यूजीसी की ही बात करते हैं तो यूजीसी अगर हायर एजुकेशन को लीडर नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हायर एजुकेशन के लिए वो लीडरशिप का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि यूजीसी जो है वो हायर एजुकेशन की गुणवत्ता, आवश्यकता, उपयोगिता इत्यादि को ध्यान रखती है, बनाए रखती है, संपूर्ण भारत में उसके लिए कार्य करती है। तो उनके नेतृत्व में ये सारी प्रक्रियाएं शिक्षा या हायर एजुकेशन से संबंधित जो होती है वो उनके नेतृत्व में होती है। तो यूजीसी उस सब एक यूजीसी को समझा जाए कि वो एक नेता है और यूजीसी के द्वारा जितने भी कार्यक्रम, प्रोग्राम या क्रियान्वयन या जो भी कुछ चलाया जा रहा है, जो भी पद्धति है, सिस्टम है, ये सारे उनकी लीडरशिप कहलाती है। तो विशेष रूप से शैक्षणिक प्रशासन की जब हम बात करते हैं, मतलब शिक्षा में जो विशेष गुण, विशेष गुणवत्ता, विशेष कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स था, तो वह एक प्रकार का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन था। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है, अर्थात किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक संस्था के द्वारा, किसी एक यूनिट के द्वारा जब शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब एक कार्य नीति अपनाई जाती है तो वह एजुकेशनल लीडरशिप कहलाएगी। और उस लीडरशिप में जो यूनिट होगा, जो व्यक्ति होगा, जो संस्था होगा, वो लीडर के रूप में कार्य करना होगा। अर्थात शैक्षणिक प्रशासन में नेतृत्व का अर्थ एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा या शैक्षणिक व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षा का विस्तार करने की क्रिया रखने वाले व्यक्ति ही लीडर होते हैं और यह नीति अपनाने वाले व्यक्ति, यह नीति को कार्यान्वित करने वाले जो होते हैं वो उसकी प्रक्रिया, नीति या लीडरशिप कहलाती है। अब इसकी प्रकृति की बात जब हम करते हैं तो इसकी प्रकृति नेतृत्व की होती है, संगठनवादी होती है, सामूहिक कार्य को संपादित करने वाली होती है, सर्व कल्याणकारी होती है। कभी भी लीडरशिप जो होता है, जैसे प्रिंसिपल का हमने एग्जांपल लिया, तो प्रिंसिपल सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए नहीं सोच सकता है, बल्कि अपने बच्चे के लिए, अपने शिक्षकों के लिए और सारे लोगों, जो भी लोग उस इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या वर्कर हैं, उन सारी की गुणवत्ताओं की, सारों की आवश्यकताओं की ध्यान रखने वाले होंगे वो लीडरशिप या वो लीडर। तो यह इसकी नेचर कैसी होगी आप सोच कर देखिए। तो लीडरशिप की जो नेचर होगी वो विशेष रूप से उसकी संगठनवादी या सर्व कल्याणकारी नीतियों पर आधारित होगी। तो यही उसकी प्रकृति हो गई। तो इसके अर्थ भी आप समझ गए, प्रकृति भी समझ गए। अब इसके उपागम की बात करते हैं कि इसके नेतृत्व के उपागम क्या है, इसके अप्रोचेस क्या है, अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप। तो फर्स्ट उपागम है ट्रैट, अर्थात विशिष्टता। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की विशिष्टता होती है।
आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति खेल में अव्वल है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में है, कोई सिंगिंग में है, कोई टीचिंग में, तो कहीं ना कहीं किसी में ना किसी में, हर किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास गुण होता है। तो कुछ खास गुण ही उसकी विशेषता होती है। जब किसी व्यक्ति में किसी खास गुण होता है तो वह उस गुण को समन्वित करने, उस गुण को संपन्न करने के लिए जो भी कार्य करती है वो उसका अच्छा होता है। तो हमें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। फुल्ली एजुकेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चा जिस तरफ जा रहा है उसे उस तरफ ही जाने दें, बल्कि उसे सिर्फ गाइडलाइन, एज ए टीचर उसका एक गाइडेंस वर्कर होता है जो उसको गाइड करता है। तो विशिष्टता की जब बात होती है तो हर लीडर में भी एक प्रकार की विशिष्टता होती है, औरों से वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। एक सोशल, एक इन्वायरमेंट की बात की जाए तो उस समाज के पर्यावरण में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें नेतृत्व करने की एक क्षमता होती है, उसकी खुद की कैपेबिलिटी होती है, और यह कैपेबिलिटी उसकी एक विशिष्ट गुण के रूप में उभर कर आता है। तो यह भी एक लीडरशिप का एक अप्रोच है। नेक्स्ट है परिवर्तनकारी नीति। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा परिवर्तन कंडीशन होता है, परिवर्तनकारी सिचुएशन आ जाता है कि उसके अनुरूप लोग कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तो हमारे अनुसार परिवर्तनकारी नीति जो होती है, किसी किसी का एक बिहेव, एक एटीट्यूड, एक सेंटेंस, एक वाक्य आपको परिवर्तित कर देता है। आपने सुना है कि जैसे उंगली माल के बारे में आपने सुना है कि उंगली माल एक खूंखार डाकू था, वो दूसरों की जान माल की हत्या करता था, परंतु गौतम बुद्ध ने उसे शाब्दिक रूप से कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अर्थात वह उनकी खामियों को इंडिकेट करते हुए ऐसा उसने कहा और वह समझ भी गए। तो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस था जो उंगली माल के कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया, और वह गंभीरता पूर्वक कहा गया एक सेंटेंस गौतम बुद्ध के द्वारा था। तो एक नीति, एक वाक्य, एक परिवर्तनकारी स्टेप्स कुछ भी हो सकता है जो आपको चेंज कर सकता है। कोई भी समय ऐसा आ सकता है जो आप अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और यह सब आपकी थॉट्स पे डिपेंड्स है। तो हमारी परिवर्तनकारी नीति जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल जो पॉलिसी होती है, वह भी एक प्रकार का अप्रोचेज होता है लीडरशिप का। नेक्स्ट है कार्य का संपादन। हर व्यक्ति हर काम को कर सकता है, परंतु कोई व्यक्ति किसी खास काम को किसी खास तरह से कर सकता है। तो लीडरशिप की बात जब हम करते हैं तो एक व्यक्ति में, अभी हमने कहा एक विशिष्ट गुण होता है, इसी विशिष्ट गुण के अकॉर्डिंग उसमें किसी खास काम को संपादित करने की एक बेस्ट कैपेबिलिटी होती है। तो जैसे कोई खाना बना रहा है, या कोई पढ़ा रहा है, या कोई खेल रहा है, तो खेलने की जो उसके पास एक तकनीक है, पढ़ाने की जो तकनीक है, कुकिंग की जो तकनीक है, वो उसकी कार्य की बहुत ज्यादा, कार्य को बुस्टअप कर रहा है, उसके उसी कार्य को बहुत ज्यादा वो बढ़ा रहा है। तो कार्य के संपादन करने की तरीका भी हमारा अप्रोचेज हो सकता है, लीडरशिप के अप्रोचेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू, वैल्यू बेस्ड, क्या वैल्यू बेस्ड, कुछ मूल्य आधारित घटनाएं, मूल्य आधारित विचार होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, आप अगर किसी किसी प्ले टीचर से आप मिलते हैं तो वो खेल के संदर्भ में आपको समझा रहा होता है। अगर आप किसी हिस्ट्री के टीचर से मिलते हैं तो वो हिस्ट्री से संबंधित घटनाओं इत्यादि को बार बार एग्जाम्पल के रूप में लेकर आपको कुछ बातें बता रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक वैल्यू जो होता है लोगों के मन में, लोगों के विचार जो होते हैं, उसके डिजायर जो होते हैं, तो यह वैल्यू जो होती है यह कभी रुपये पैसे की भी हो सकती है, उसकी गुणवत्ता की भी हो सकती है, उसकी क्षमता की भी हो सकती है, उसके सोच की, तो बहुत सारे विचार हैं इसमें। ये वैल्यू जो है ये बहुत रूप में होती है। आपके स्किल हो सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी हो सकती है। तो आपके स्किल, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता, आपका मान, आपका सम्मान, आपका विचार इत्यादि, तो इन विचारों के कारण, इन मान सम्मान, इन उपयोगिता के आधार पर भी लीडरशिप होती है। तो इसके अप्रोचेस, वैल्यू भी एक प्रकार से लीडरशिप के अप्रोचेस है। नेक्स्ट है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कैसा है, हम किस संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं, हमारी संस्कृति के अनुरूप भी हमारे में कुछ खास गुण आ जाता है। इससे पूर्व के क्लास में भी हमने कहा था कि अगर हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, या इस तरह का भोजन करते हैं, या इस तरह के माहौल में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन
इन सब का, इस कल्चर का हमारे में कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो इस इफेक्ट के कारण आप लीडरशिप को भी जोड़ सकते हैं कि लीडरशिप करने का एक खास कल्चर भी होता है, कि ऐसी नीति होती है। कभी कभी सुने होंगे आप कि किसी राजे महाराजे के घर से ही सब राजा बनता गया, अर्थात कहीं ना कहीं उसके कल्चर में, उसके घर के कल्चर में, उसके घर की ऐसी संस्कृति थी कि राजा ही राजा मतलब लीडरशिप उसके घर में रहा। अर्थात यह हमारी संस्कृति भी हो सकती है। तो संस्कृति भी हमारा एक अप्रोच हो सकता है लीडरशिप का। नेक्स्ट है हमारा मनोगत्यात्मक या साइकोडायनामिक। मन की गति के अनुरूप, अभी हमने कहा कि हमारे मन जो है वो चंचल है, हमारी गतियां, हमारे परिवर्तन, हमारे जीवन में हमेशा कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो मनोगत्यात्मक नीति की जब बात करते हैं तो मन की जो गति होती है वो चंचलता से भरी होती है। तो मन की गति भी हमें कहीं ना कहीं लीडरशिप की ओर ले जा सकती है। होता है कभी कभी कोई एजुकेशनल व्यू में है, एजुकेशनल एरिया में है, कोई बिजनेस एरिया में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, परंतु तो अचानक से एक उसके जीवन में एक परिवर्तन आया, उसकी मन में कुछ बदलाव आया और वह व्यक्ति अचानक से नेता बन गया या लीडरशिप का काम करने लगा, या कोई इलेक्शन कमीशन में भाग ले लिया, इलेक्शन में वो अपनी सहभागिता दिखाई। तो यह जो मन की गति है यह साइकोडायनामिक मेथड कहलाता है। इसके बेस पे भी कोई लीडर बन सकता है या उसमें लीडरशिप की गुणवत्ता आ सकती है। सो साइकोडायनामिक मोमेंट इज द अप्रोच ऑफ द लीडरशिप। नेक्स्ट है हमारा करिश्माई उपागम। ये करिश्माई उपागम क्या होता है कि कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं होती है और अचानक से आपके जीवन में या अवसर या अपॉर्चुनिटी या घटना हो जाती है। तो ये करिश्माई जो घटनाएं हैं यह भी एक प्रकार का उपागम है हमारे नेतृत्व का। अर्थात नेतृत्व के ये विशिष्टता, परिवर्तनकारी कार्य संपादन, मूल आधारित संस्कृति, मनोगत्यात्मक और करिश्माई, ये सारे उपागम हैं जिसके बेस पे हम लोगों में ये लीडरशिप की गुणवत्ता आ सकती है, हम लोग भी लीडर बन सकते हैं। तो ये सारे हमारे शैक्षणिक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और उपागम थे। अब हमारा इस यूनिट में नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉडल्स ऑफ लीडरशिप। आखिर ये जो लीडरशिप होते हैं इसके मॉडल्स क्या है, किस बेस पे, किस मॉडल्स पे ये लीडरशिप की जाती है। तो इसके लिए हमारे यूनिट में कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, विशेष रूप से हमें सिर्फ उसे ही पढ़ना है। तो इसको हम जान लेते हैं। एक है हमारा ब्लैक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड। ये ब्लैक एंड मॉर्टन्स मॉडल जो है इनके द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए इनके नाम पे इस मॉडल का नाम रखा गया है। इसे हम मैनेजरियल ग्रिड भी बोल सकते हैं। मैनेजरियल ग्रिड की जब हम बात करेंगे, आप ग्रिड वर्ड का नाम सुने होंगे आप लाइट में, मतलब करंट में, नेट। तो जब हमारे यहाँ लाइट आती है तो वो जिस ट्रांसफार्मर से होके आती है उस ट्रांसफार्मर में पहले से ग्रिड से होके लाइट आती है। तो ये वर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो आपने ग्रिड का नाम सुना होगा। तो ग्रिड का बेसिक अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का ट्रैप होता है, एक जाल होता है, जो इलेक्ट्रिक वायरों का एक जाल होता है, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक रिसोर्स होते हैं। तो उसी तरह से जब ब्लैक एंड मॉर्टन्स के मॉडल्स की बात करेंगे हम, जो लीडरशिप के मॉडल्स हैं, तो इस लीडरशिप के मॉडल में आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, जिस नेटवर्क में आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप के रिसोर्स होंगे। इस लीडरशिप के रिसोर्स में आपको जो है एक प्रकार का मैनेजमेंट दिखाना होगा, जो मैनेजमेंट बहुत सारे, जैसे कि लीडरशिप के लिए, एक नेता बनने के लिए उसमें ताकत होनी चाहिए, उसके पास गुणवत्ता होनी चाहिए, उसकी विशिष्टता होनी चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसमें एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलकर एक ट्रैप बनाता है, जाल बनाता है, और इन जालों को एक सही रूप से, प्रबंधकीय रूप से एडजस्ट करना ही उसका मैनेजरियल ग्रिड कहलाता है। अर्थात ब्लैक एंड मॉर्टन्स मॉडल के अंतर्गत हमें सिर्फ यही याद रखना है कि ब्लैक एंड मॉर्टन्स मॉडल जो है यह एक प्रकार का प्रबंधकीय जाल है, और इस प्रबंधकीय जाल का निर्माण जो हुआ है वह प्रबंधन को मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। हमारा प्रबंधन कैसा है, हमारी प्रबंधन की क्या स्कोप है,
तो इस तरह से इसको आप इसी 3 फेज में याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का ब्लैक एंड मोर्टेंस मॉडल है, जो मॉडल लीडरशिप का है, और यह लीडरशिप मॉडल जो है वो हमारा प्रबंधकीय जाल पर आधारित है, और यह प्रबंधकीय जाल हमारे प्रबंधन की मूल्यांकन का एक सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल। तो फैडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इन्होंने जो मॉडल दिए हैं फैडलर जी ने, तो इनके अनुसार जो है वो लीडर का जो एक स्टाइल होता है, यहाँ आपने देखा कि कार्य का संपादन जो उपागम था, तो कार्य करने की एक क्षमता होती है और कार्य करने का एक स्टाइल होता है। तो जब लीडर के द्वारा किसी खास प्रकार के कामों को करने के लिए खास तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वह उस तकनीक के अकॉर्डिंग उसका स्टाइल कहलाता है। अर्थात लीडर का स्टाइल और पब्लिक का सेटिस्फेक्शन, मतलब पब्लिक की संतुष्टि। आप अगर एक नेता हैं, आप अपने सोशल डेवलपमेंट के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं, तो आपके काम करने का क्या स्टाइल है, क्या तकनीक है, क्या सिस्टम है, और आपके काम से कितना पब्लिक सेटिस्फाइड है, पब्लिक कितना संतुष्ट है, इन दोनों के बेस पे जो मॉडल तैयार किया गया है कि लीडर का स्टाइल, वर्क स्टाइल एंड पब्लिक का सेटिस्फेक्शन, इस दोनों बेस पे जो मॉडल तैयार किया गया है वही मॉडल फैडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल कहलाता है। तो आप नाम के साथ याद रखना होगा आपको कि फैडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल है वह लीडर स्टाइल एंड पब्लिक सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये यही आपको प्रश्न यही से बन सकते हैं कि लीडरशिप के जो फैडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल है वह किससे संबंधित है, तो वो लीडर्स के स्टाइल और पब्लिक सेटिस्फेक्शन से संबंधित है। बस इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसी तरह से आप इसको समझ भी लें, इसी तरह से आप याद भी रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्री डायमेंशनल मॉडल। ये थ्री डायमेंशनल मॉडल जो है ये मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आधारित है। जो 3 बिंदु है हमारा इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइज्ड। अर्थात जब भी हम कोई लीडर होते हैं या हमारे पास एक लीडरशिप होता है, तो हम मुख्य रूप से एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी हम सोचते हैं, दूसरा कि हम ग्रुप में जाके कोई काम को करते हैं या करने की सोचते हैं, और तीसरा एक संस्था के कल्याण के लिए, संस्था के विकास के लिए हमारे में एक वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये जो 3 पॉइंट है, यह 3 पॉइंट के कारण ही इसका नाम थ्री डायमेंशनल मॉडल रखा गया है। इस थ्री डायमेंशनल मॉडल का आप बेस याद रखिएगा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, ग्रुप सामूहिक और ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संस्थागत। अर्थात व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थागत, ये 3 बेस पे जो मॉडल तैयार किया गया है वो थ्री डायमेंशनल मॉडल है। इस 3 बेस में जो लीडर होता है वो इंडिविजुअल रूप से भी सोचता है, इंडिविजुअल उसकी कुछ अपनी लाइफ होती है, उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं, उसके थॉट्स होते हैं, उसके विचार होते हैं। दूसरा कि ग्रुप के हित के लिए, समूह के हित के लिए वो काम करते हैं, समूह के हित के लिए वो काम करने की कोशिश करते हैं, और वो संस्थागत विकास के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो हर्शे एंड ब्लैंचर्ड्स मॉडल। या हर्शे एंड ब्लैंचर्ड्स मॉडल जो है वो वर्क एंड सिचुएशंस पे डिपेंड है, कि यह मॉडल जो है वो मुख्य रूप से आप लीडर के वर्क और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के वो लीडर है उसकी सिचुएशन, परिस्थिति पे डिपेंड है। अर्थात वर्क और सिचुएशन, वर्क यानी काम, लीडर के काम, और उस इन्वायरमेंट, वहां के इन्वायरमेंट, सिचुएशन, इन दोनों के बेस पे जो मॉडल तैयार किया गया है वो मॉडल हर्शे एंड ब्लैंचर्ड्स मॉडल कहलाता है। तो आप इसे इसी रूप में बस इतना ही याद रखना है कि हर्शे एंड ब्लैंचर्ड्स मॉडल जो है वो वर्क एंड सिचुएशन के बेस्ड पे आधारित है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कि लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। या लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी क्या है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि नेता जो होते हैं वो उसके कुछ फॉलोवर्स होते हैं जो उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप या उसकी द्वारा नीति पे चलते हैं, तो वो उसके मेंबर्स होते हैं। तो लीडर होंगे नेता, और उसके नेतृत्वकारी नीति पे चलने वाले जो लोग होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं। तो इसमें बदलाव होता है, कभी कभी मेंबर्स लीडर को बदल सकता है और लीडर मेंबर को बदल देता है। तो ये बदलाव जो होता है, ये बदलाव किस कारण से होता है,
तो उसके काम, उसकी गुणवत्ता, उसकी विशिष्टता, कभी भी आप किसी एक व्यक्ति को आप अपने लीडर के रूप में अगर चुनते हैं, आपको अगर उसमें कुछ कमियां खामियां दिखाई देती है तो आप उसे बदल सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में आप उसे वोट नहीं देके आप उसे हटा सकते हैं। या कभी कभी आपके जो मेंबर है वो आपको अच्छे विचार, अच्छी ज्ञान, अच्छी सलाह देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो लीडर और मेंबरशिप की जब हम बात करें तो यहाँ पे लीडर भी मेंबर को और मेंबर भी लीडर को बदल सकता है। ये सब एक्सचेंज थ्योरी इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें बदलाव हो सकती है। मेंबर के सलाह के कारण भी लीडर में बदलाव होता है और लीडर की नीति के कारण भी मेंबर में बदलाव होता है। तो लीडर अच्छा होता है तो मेंबर की संख्या बढ़ जाती है, लीडर खराब होता है मेंबर की संख्या घट जाती है। तो ये सब जो एक्सचेंज है इसलिए इसका नाम लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है और ये लीडर एंड उसके फॉलोवर्स पे डिपेंड है। तो इस तरह से हमारा यूनिट 9 भी दोस्तों समाप्त होता है और आपका नेक्स्ट पॉइंट जो यूनिट जो है 9C के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत